अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद था 180 वोटों का। गैलानी साहब ने 9 वोट इजाफी लिए। यूँ हुकूमत की सादा अक्सरियत कम होकर 171 रह जाती है, जो कि गैलानी साहब के 169 वोटों से 2 वोट ज़्यादा है। इस तरह गैलानी साहब के 9 वोट तो अहमियत खो बैठे, लेकिन फिर भी जीते कैसे, यह अहम सवाल है। अब चलते हैं मुस्तरद वोटों की जानिब, क्योंकि हफीज़ शेख की हार में अहम किरदार उनका है। जिन्हें गैलानी साहब के बेटे ने तरगीब दी वो 3 या 4 थे, और गैलानी साहब के बेटे ने खुद बताया कि वो उनके दोस्त और पीटीआई के एमएनएज थे, इत्तेहादी नहीं। बाकी 3 या 4 वोट वो हैं जो बगैर तरगीब ज़ाया हुए। वज़ीर आज़म ने कल खिताब में कहा है कि हमें पता चलना चाहिए कि सेनेट इलेक्शन में कौन से उम्मीदवार बिके। जनाब, आप ज़रूर उनका पता भी लगवाएं, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ाएँ भी दें, एनआरओ भी ना दीजिएगा। वैसे वज़ीर आज़म साहब, जब आपकी खातून उम्मीदवार 13 वोटों से जीत चुकी हैं तो एतमाद के वोट की अभी ज़रूरत नहीं, लेकिन आपने ऐलान किया है तो ज़रूर एतमाद का वोट लें। लेकिन पाकिस्तानी होते हुए मेरी एक दरख्वास्त है, ज़मीर बेचने वालों और ख़ुद बिकने वालों से पहले उनका पता चलवाएं जिन्होंने वोट ज़ाया किए, क्योंकि हफीज़ शेख की हार में बिकने वालों से ज़्यादा बड़ा किरदार वोट ज़ाया करने वालों का है। वो कानून साज असम्बली में बैठे हैं, उन्हें वोट तक नहीं डालना आया। एतमाद का वोट लेने के वही जिम्मेदार हैं, और वो हैं भी आपकी सफ़ों से। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सज़ाएँ दी जाएं, उन्हें किसी किस्म का एनआरओ नहीं मिलना चाहिए। और अगर वोट ज़ाया करने वालों को एनआरओ मिला तो फिर शहजाद अहमद के ये अल्फाज अपना असर दिखाना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा था कि अपनी ही हकीकत को न पहचानने वालों, अपनी ही हकीकत को न पहचानने वालों, तुम पर्दा-ए अफलाक को क्या चाक करोगे। हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तजियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेहमान शख्सियात का तारुफ मैं आपके सामने रख दूँ। 2 शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं और दोनों शख्सियात शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखती हैं। हमारी यह शख्सियात हैं और इनका तजर्बा अच्छा खासा है, तजर्बे की तवारत भी कई दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब अहमद सगीर साहब, जो सहाफ़ी और तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मसरूफ़ियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, मैं अपनी दूसरी शख्सियत का तारुफ भी आपके सामने रख दूँ। उनका ताल्लुक़ भी शोबा सहाफ़त से है और हालात हाज़िरा से बड़ी गहरी नज़र है उनकी, और बेसिकली तो उनका ताल्लुक़ जो है वो यूके से है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजियाकार जनाब शहराज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम शहराज साहब। वालेकुम सलाम, आपके तमाम नाजरीन सामीन और अहमद सगीर साहब और आपका कारवां साहब, बहुत शुक्रिया। और सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहराज साहब, आपका भी शुक्रिया, आपकी शिरकत, वक्त और तजिए का शुक्रिया। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल कौम से खिताब किया है, उसी हवाले से है। बल्कि मैं आऊँगा पहले अहमद सगीर साहब की जानब। वज़ीर आज़म हफ्ते को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। कहते हैं हमायत या मुखालफत सबका हक, खुफिया साज़बाज़ नाकाबिल कबूल है। अरकान को आक़िबत की फ़िक्र करने का भी मशवरा दे दिया। और एक और अखबार की सुर्खी है, इलेक्शन कमीशन ने मुजरमों को बचाया, जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। काबिल शनाख्त बैलेट पेपर होते तो 15-16 बिकने वालों का पता चला लेते। कल एतमाद का वोट ना मिला तो अपोजिशन में बैठूंगा, ये कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। तो कैसे देख रहे हैं अहमद साहब आप? बल्कि मैं उससे पहले 2 जुमले ज़रूर बोलना चाहूँगा। इन्हीं तकरीबन 2 हफ्तों के दौरान, 10 दिनों के दौरान आपने 2 बार पेशीन गोई की, और वो दोनों की दोनों बड़ी फिट बैठी हैं। उनमें से एक तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से थी और दूसरी सेनेट इलेक्शन के हवाले से। तो मैं चाहूँगा वो जुमले आप दोहरा दें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम सियासतदान नहीं हैं, बीइंग ए जर्नलिस्ट हम वो बातें दोहरा सकते हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल। मैंने 2 बातें की थी। एक तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी, मेरे लफ्ज़ थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उड़ा देगी इसको, और वही हुआ। आप देखें कि
सताती आर्डिनेंस को जो है उन्होंने किसी भी खातिर में नहीं लिखे। और दूसरी बात मैंने की थी, आपको याद होगा, मैंने कहा मैं बड़ी अजीब सी बात करने जा रहा हूँ, लेकिन वक्त इसको साबित करेगा। चूँकि उस वक्त वो अजीब बात ही लग रही थी सबको कि गिलानी साहब जो है वो जीतेंगे। और मैंने ये भी बात की थी कि हुकूमती हलकों में से कुछ लोग होंगे जो उनको सपोर्ट करेंगे, और लोगों ने सपोर्ट की। देखिए, हम सहाफ़ी हैं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं, हम तो तजिया करते हैं या कुछ थोड़ी, और हम देख रहे होते हैं कि हमें पता होता है कि क्या किस तरफ जो है वो चीज़ें जा रही हैं, तनाबे जो हैं वो किसके हाथ में हैं, और हवाओं का रुख जो है वो किस तरफ चल पड़ा है। तो आप हवाओं का मिजाज भी जानते हैं, रुख तो हवाओं का मिजाज भी जानते हैं, हवाओं के साथ काम भी किया है। ज़रूर मैं चाहूँगा कि ज़रा वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट के हवाले से। अच्छा देखिए, बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब की कल जो तकरीर थी, मुझे एक हारे हुए शख्स की तकरीर लगी है, और उसमें एक ऐसी शिकस्त जो उन्होंने तस्लीम कर ली। या मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं मरीम नवाज़ का? नहीं, मैं ये आपको दुरुस्त कह रहा हूँ। उसकी वजह ये कि ये वो इमरान खान था जो ये कहा करता था कि मैं किसी भी कीमत पे अगर कुछ हुआ तो मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँगा। अच्छा, कल उसने एक बात की, उसने कहा मैं अपोजिशन में बैठूँगा, मैं बाहर निकलूँगा, लोगों को सड़कों पे निकालूँगा, और मैं जीने नहीं दूँगा, और मैं पता नहीं क्या कुछ कर दूँगा। सो आप देखें कि उसने इनको बताया कि अगर तुमने मुझे हटा के साइड पे हो गए तो तुम्हारे नाक में जितना दम मैंने करना है ना, वो किसी ने नहीं करना, और मैं तुम्हें फिर भी नहीं छोड़ूंगा। मैं एजिटेशन में जाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा, और फिर जो कुछ भी, ये वो वाला एक मैसेज था बिटवीन द लाइंस जो दिया गया। अब ये किस किस को मैसेज दिया है ये तो खासा बेहतर तौर पे जानते हैं, लेकिन ये बरल मैसेज था, ये रियासत के लिए भी मैसेज था, और उन लोगों के लिए भी मैसेज था जो उसको हटाना चाहते हैं, अपोजिशन के लोग जो हैं। खान ने कल की तकरीर के अंदर, मतलब कि मैं खान से ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि वो खान जो है एक ऐसी असम्बली जिसके अंदर लोग बैठे हुए हैं और वो लोग जो है वो उसको पसंद नहीं करते, वो उस असम्बली को बरकरार रखेगा, उसको ये मतलब कि ये बिल्कुल एक ऐसी बात है। आऊँगा, और भी हेडलाइंस हैं, हाँ, क्योंकि कल खिताब था उनका। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी ये जो बात है, ये देखिए, ये जो आर्टिकल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की 95, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को सारी डिस्कस करती है। उसकी जो है वो 4-5 शिक्के हैं जिसके अंदर पूरा बताया गया, प्रोसीजर पूरे का पूरा जो है उसके अंदर बताया गया 95 में। अब 95 के तहत होता ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जब ये देखता है कि अक्सरियत कम हो रही है या कोई भी जो भी वजूहात होती हैं, उसकी बिना पे जो है वो असम्बली का सेशन कॉल करता है, और फिर जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो, इन्होंने ये किया कि प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को ख़त लिखा, उनको कहा, और उनकी सजेशन पे प्रेसिडेंट ने जो है वो इजलास बुलाया है। लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने सुना है, जैसे शेख रशीद साहब भी कल के एक प्रोग्राम में भी चैनल पर बोल रहे थे, वो कहीं 97 के हवाले से बात कर रहे थे, और उसके तहत खाकान अब्बासी साहब का ये कहना है कि प्रेसिडेंट खुद शो करता है रीज़न कि किस रीज़न के बिना पे उन्हें बुलाया जाए। जी, लेकिन ये 95 जो है ना, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ही सारी आर्टिकल है, पर्टिकुलर सारी, हाँ, इसके अंदर सारा वो पूरा प्रोसीजर जो है 95 में। एक और खास जो बात वो कर रहे थे शेख साहब की, उसके बाद वो 6 माह तक, यानी वो कॉन्फिडेंस का वोट अगर ले लेते हैं, फिर 6 महीने तक उनको नहीं आप वो कर सकते, उनके खिलाफ नहीं लेके आ सकते, अपोजिशन अगर खुद से चाहे। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें अपोजिशन ने एक बात की, उन्होंने कहा जी हम इसमें इजलास में शामिल ही नहीं होंगे। अच्छा, अगर अपोजिशन इस इजलास में शामिल ही नहीं होती और आपका वो पूरा नहीं होता, कोरम पूरा नहीं होता, चूँकि उसके अंदर अल्टीमेटली जो है वो, तो फिर इसका क्या मतलब इसकी एक और कानूनी उसके अंदर पेचीदगी जो है वो आ सकती है। चलें, अगर ये अपनी सिंपल मेजॉरिटी शो कर देते हैं उस दिन के, देखें ये इतने लोग हमारे पास है, नंबर गेम की बात है ना, कि इतने लोग हमारे पास हैं और ये हम जो है, उसका एक होगा और कुछ हो ना हो, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़रूर आएगा उसका। और साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये आएगा कि अपोजिशन की कम से कम ये बात वो जो कहेंगे, या वो खान ने भी एक बात की, उसने कहा जी मेरे सर पे ये तलवार लटकाना चाहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, और उसको लटका के मुझसे ये जो है एनआरओ लेना चाहते हैं, और मैं एनआरओ नहीं दूंगा। सो मे बी कि ये उस तलवार से बचना चाह रहे हैं कि वो जो ब्लैकमेलिंग कल को हो सकती है मेरे इसके खिलाफ जो है खान के, सो उस ब्लैकमेलिंग से किसी तरह जो है वो अपने आप को जो है वो दूर रख सकें। मैं समझता हूँ कि इमरान खान नंबर गेम तो पूरी कर जाएगा, चूँकि नंबर्स हैं उसके पास। आपको लगता है ज़रूरत? हाँ, मेरा ख्याल ज़रूरत भी नहीं, चूँकि देखिए 2 इलेक्शन जो आपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि 2 कैंडिडेट हैं। एक तो जो हारे हैं कैंडिडेट जो हैं, उनके मुकाबले में जो जीतने वाली कैंडिडेट हैं उसके वोट्स देख के जो है आपको अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं, उनके पास एक मेजॉरिटी अभी भी मौजूद है। सो अगर उस मेजॉरिटी को आप कंसिडर कर लें तो भी इनको नहीं जाना चाहिए था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, खुद से नहीं जाना चाहिए था। अगर अपोजिशन जाती है तो वो अपने नंबर्स जो अब पूरे करती रहती, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन्होंने थोड़ा सा बाहर निकल के छक्का मार दिया है,
और उस छक्के के दो फायदे हुए हैं। एक तो आपको पता है हम जज्बाती लोग हैं, जज्बाती कौम है, और उससे सिंपैथी थोड़ी सी गेन हुई है, थोड़ा सा उनका मोराल भी जो है लोगों का वो भी थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, और थोड़ा सा एक एक्टिविटी भी जनरेट हो जाएगी। सही। सो पॉलिटिकल एक्टिविटी और जो सियासी पारा है वो थोड़ा सा हाई किया गया है। और चले उसके मैं जो इस है पे गुफ्तगू भी करता हूँ। मैं ज़रा शहराज साहब से भी पूछ लूँ। शहराज साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान जो कल एतमाद का वोट लेंगे और उन्होंने बोला है कि कल एतमाद का वोट ना मिला तो अपोजिशन में बैठूंगा, कैसे देख रहे हैं उनका ये एतमाद का वोट लेना? और साथ में उन्होंने अरकान को आकबत की फ़िक्र करने का भी मशवरा दे दिया है, और यही इजलास जो है सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है, वज़ीर आज़म वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, कैसे देख रहे हैं इसे? मेरे ख्याल में अखलाकी तौर पर तो बहुत अच्छा फैसला है। ऐसा होता नहीं, फैसला अगर नपातुला है तो बहुत अच्छा फैसला है। हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, आखिरी दम तक लोग कोशिश करते रहते हैं कि वो कोई रिस्क ना लें। लेकिन चूंकि सेनेट की इलेक्शन, ये जो यूसुफ रजा गिलानी वाला इलेक्शन है वो हार गए हैं, तो उस एतबार से अब लॉन्ग मार्च जो होना था वो तो उसका जवाब कोई नहीं रह गया। एक तो ये बात हुई यूसुफ रजा गिलानी के जीतने के बाद। दूसरी जो अहम बात मैं देख रहा हूँ वो ये कि अगर वजीर आजम एतमाद का वोट हासिल कर लेते हैं तो 6 महीने तक कम से कम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो नहीं आएगी, उसकी मोशन नहीं आएगी। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में अखलाकी तो ठीक है। लेकिन राणा साहब, जो सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान की हुकूमत टॉपल होती है या चली जाती है या असम्बलियत तहलील होती है तो आपके पास मॉडल क्या है? हमने तमाम तर तजर्बात कर लिए हैं, और इससे अगर इमरान खान चला जाता है तो इसको उसकी जात का क्या नुकसान होता है? एक आदमी जो आलमी सतह पर शोहरत याफ्ता है, पैसे का उसको लालच नहीं है, शोहरत का उसको लालच नहीं है, वो अपनी जिंदगी इस सारे गम से निकाल कर की बड़ी अच्छी तरीके से गुजार सकता है। ये तो उन लोगों का नुकसान हो रहा है जो मुल्क में ऑनेस्ट लोग हैं। बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है वो इंतजार कर रहे थे पाकिस्तान में जमहूरियत जड़ें पकड़ेगी, बाहर से टूरिज्म आएगा, बाहर से लोग जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने इस तरह के शहराज साहब, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन एक सवाल, बड़ा ज़िमनन सवाल मेरे जहन में है, क्योंकि महदूद वक्त होता है, बहुत सारी हेडलाइंस और अखबारात का हिस्सा है वो तमाम खबरें जिनको हमें डिस्कस करना है, लेकिन आपकी बात से मैं जुड़ी हुई एक बात ज़रूर करूँगा कि बाकी सारी चीज़ें सानवी हैं, लेकिन आपको लगता है कि तजर्बात के लिए भी कोई आगे आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये जो तब्दीली आई थी, तब्दीली सरकार आई थी, ये आम आदमी के लिए कैसी साबित हुई? आपको लगता है कि आम आदमी मुतमईन है? देखिए राणा साहब, मैं आपका सवाल समझ गया। लूटी पुटी कौम है, करप्शन ज्यादा है यहाँ। करप्शन जो करता है, रिश्वत देता है, रिश्वत लेता है, वो तो नहीं चाहता। यहाँ एक वाइट एलिफेंट है जिसको कहते हैं आपकी जो ये ब्यूरोक्रेसी है, वो इंजन की तरह काम कर रही होती है। फिर आपका पूरा जो सिस्टम है, पटवार खाना है, सारा निजाम है, उसको आपने करप्ट किया हुआ है, मीडिया को आपने करप्ट किया हुआ है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप ऑनेस्टली, कोई अदारा नहीं है जो आप चला रहे हैं इस मुल्क के अंदर। आपने मार्शल लॉ देख लिया, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट देख ली हमने। नहीं, ये आपको अभी भी लगता है? क्योंकि इस वक्त हालिया दौरानिया, हालिया हुकूमत का 2.5 साल के लगभग है, आधा वक्त गुजर चुका। नहीं, आधा वक्त गुजर चुका, लेकिन इसको अक्सरियत कितनी मिली है? अच्छा, असेंबली के अंदर ना कोई कानून साजी कर सकते हैं, ना इस्लाहत कर सकते हैं। लॉन्ड्री से 2 तलाक कर साफ करके कुछ जो है वो इत्तेहादी हमने बीच में शामिल कर दिए, कुछ इलेक्टेबल शामिल कर दिए। अब मसला ये है कि उन्होंने वजीर आजम को या हुकूमत को चलने नहीं देना, और वज़ीयत वजीर आजम जो कुछ उनके के पास है उसी में से वो मिनिस्टर भी लगाएंगे, उसी में से वो अपनी कैबिनेट भी तश्कील देंगे। तो अगर सारा ढांचा जो है वो एक करप्ट निजाम के ऊपर बेस्ड है, तो उसमें आप देखें, आप जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो देख लें। हर चीज तो खोल के रख दी गई है कि कितने हमने कर्जे देने हैं, कितना हमने सूद देना है उसके ऊपर। उसी वजह से जो ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं आपकी राय है, लेकिन मैं मजीद जरा आगे बढ़ूंगा, मजीद खबरों की जानब बढ़ते हैं। अहमद साहब, आपकी जानब आऊँगा। ये सारी की सारी सूरत हाल अपनी जगह पे, लेकिन अपोजिशन का अपना एक किरदार है, रोल है, और हालिया सूरत हाल में सेनेट इलेक्शन के बाद तो अपोजिशन की बातें भी उनकी नज़र में तो कम अज़ कम ज़रूर फंसनी है। बाकी अवाम सोचेंगे और वक्त बताएगा। PDM ने मिलकर इमरान खान को हराया, ड्रामाबाजी से इशूज़ को दबाने की कोशिशें हो रही हैं,
बिलावल भुट्टो की मरीम नवाज़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, मरीम नवाज़ ने तो वज़ीर आज़म के खिताब को हारे हुए शख्स की तकरीर करार दे दिया है। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। चूँकि आप देखें कि गिलानी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे और वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म भी रहे और उसी वजह से जो है वो नाअहल भी हुए, और उनको अगर वो जीतते हैं और उसको नून लीग जो है और सारी की सारी नून लीग उसको वोट डालती है, तो उसका मतलब है कि पार्टी से बालातर होकर और पार्टी पॉलिसियों से बालातर होकर उन्होंने जो है जो उनका जो मुतहदा अपोजिशन का जो एक स्टैंस था उस स्टैंस को उन्होंने फॉलो किया है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मैं थोड़ी सी इनकी एक बात को जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि लॉन्ग मार्च होगा। उसकी वजह ये है कि उन्होंने इनको जो है वो सड़कों पे इंगेज रखना है, चूँकि ये उन्होंने वो जो पिछली एजिटेशंस और पिछले मामलात किए थे, जिसका नतीजा ये है कि आज जो है वो इस काबिल हुए हैं कि उन्होंने हवाओं के रुख चेंज किए हैं थोड़े से, ठीक है। सो वो इसको कभी भी मांद नहीं पड़ने देंगे, वो प्रेशर अपना जारी रखेंगे और उस प्रेशर को कहीं ना कहीं इजहार भी कर चुका है। और दूसरा ये है कि देखें आगे इलेक्शन आने हैं, और वो जो अगर इलेक्शन मिड टर्म होते हैं या अपने वक्त पे भी होते हैं तो भी तैयारी तो करनी है ना, और वो तो इलेक्शन की तैयारी उन्होंने पहले दिन से स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने लोगों को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया, लोगों को जो है वो बाहर निकाला हुआ है और लोगों के साथ जो है किसी न किसी तरह जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो लॉन्ग मार्च होगा, ये नहीं कह सकते कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने की, देखें हुकूमत की जो माशी पॉलिसियाँ थी ना, इसके मौजूद कौन थे? शेख अपना हफीज़ शेख साहब, यही साइंसदान बने हुए ना कि जी मैं जो पता नहीं क्या कौन सी तब ले आऊँगा जी और क्या। तो बुनियादी तौर पे हफीज़ शेख की नाकामी हुकूमत की माशी पॉलिसियों की नाकामी है, और इसको और इसका हार जाना हुकूमत की माशी पॉलिसियों का हारना है। सो इसको पहले समझें आप। और आप किसके मुकाबले में हफीज़ शेख को लेके आ रहे हैं? यूसुफ रज़ा गिलानी। और यूसुफ रज़ा गिलानी कौन है? इस हाउस को उसने लीड किया हुआ है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहा है, वो इसी हाउस का जो है वो स्पीकर रहा है। सो हुकूमत ने ये बहुत ही गलत फैसला किया था। अगर उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वो करना था तो उसके मुकाबले में कोई भारी शख्सियत लेके आते तो पता चलता कि हाँ यार वाकई। और दूसरी बात आपको एक और बताऊं राना साहब, वो ये है कि ठीक है खान साहब को जो है वो शोहरत का लालच नहीं है या खान साहब को जो है पैसे का लालच नहीं, लेकिन खान साहब को जो है उसको पावर लस्ट है, उसको पावर कॉरिडोर के अंदर बैठे रहने की एक वो पड़ गई है, एक आदत पड़ गई है उसको। सो इस चीज़ से आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। देखें उसने किसी भी तरह, ये जो कल का बयान है ना उनका कि नहीं मैं असम्बली के अंदर रहूँगा, यानी वो उस सिस्टम का हिस्सा रहना चाहते हैं, उस सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर, हाँ जिस सिस्टम के खिलाफ वो बोलते रहे हैं। यानी देखें एक वक्त था कि वो कहा करते थे कि कितने उनके टोटल जो है वो 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसीज है ना जो ये खोल कहते थे खोल, और उसके मुकाबले में जब ये सड़कों पे आए हैं और जब इन्होंने लॉन्ग मार्च किया और जब इन्होंने धरना दिया तो उस वक्त कहते थे असम्बलियाँ डिज़ाल्व करो। तो जो खुद असम्बलियाँ डिज़ाल्व करने की बात किया करते थे, आज वो असम्बली के अंदर अपोजिशन में बैठने को तरजीह देंगे और असम्बली तोड़ने की बात नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि वो उन्होंने सिस्टम को पूरी तरह से अपने आप को, खुद को और एक दूसरे को उन्होंने मान लिया है कि मुझे इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए जो है, चलिए ये तो एक अच्छी बात है, हम इसको बुरा नहीं कह रहे, डेमोक्रेसी चलनी चाहिए। जो बिलावल कह रहे हैं कि ड्रामाबाजी से इशूज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, जी देखिए इसमें कहीं किसी हद तक एक बात मुझे नज़र आ रही है। मसलन ये कि आप देखें मुल्क के अंदर कोरोना बहुत ज़्यादा इस वक्त वो हो रहा है, आपको PSL आपने वो कर दिया है, ठीक है ना, आपकी मईशत और इकानमी की सूरत हाल आपके सामने है। सो उस तरह बात करने की बजाय उलझा दिया है, अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 2 दिन उसके ऊपर लग जाएंगे, सारा मीडिया उधर लगा रहेगा, उसको उन्होंने पूरी जो है वो दे दी है। और फिर जो है ये मतलब कि ये शोबदाबाजी है ना, ज़रूरत नहीं थी, आपने खुद फरमाया है कि इसकी अभी इस वक्त इस जगह पे ज़रूरत नहीं थी। सो ये करके थोड़ा सा अपने वोटर को खुश करना, थोड़े अपने सपोर्टर्स को खुश करना और ये बताना कि लोग मेरे पास मौजूद हैं और अगले 6 महीने के लिए अभी मुझे कोई छेड़ भी नहीं सकता। अगर वो चाहते हैं तो नहीं, बल्कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि फर्स्ट टाइम वो खुद से ये चाह रहे हैं। देखिए फर्स्ट टाइम इसलिए खुद से चाह रहे हैं कि इनको पता है कि इन्होंने आगे जो है कोई सख्त चीज़ें और सख्त काम इनको करने पड़ेंगे। देखिए इनके पास राणा साहब ये नंबर्स गेम में जा रहे हैं, लेकिन इनको जोड़ तोड़ बड़ी करनी पड़ेगी। फैसल वाडा ऑलरेडी एक बंदा ये लूज़ कर चुके हैं, डस्के की सीट पहले जो है इनके हाथ से निकल गई हुई है, निकलनी गई ना थोड़े से वोटों। अच्छा फैसल वाडा की सीट आपको पता है कितने वोटों से जीती थी इन्होंने? हार्डली 150 वोटों से। अच्छा वो जो और अब जिस तरह के हालात इनके हैं, अब फैसल वाडे की सीट इनके हाथ में नहीं आनी, वो जो भी खड़ा होगा वो ले जाएगा वहां से सीट। तो ऑलरेडी 2 लोग ऐवान के अंदर इनके पास मौजूद नहीं है। है आपकी मजीद के, मैं आपको बता रहा हूँ फैसल वाडे की सीट नहीं आएगी, फैसल वाडे वाली, और फैसल वाडा भी नहीं रहेगा ना। आप देखें कि फैसल वाडा 62-63 तो लग गई ना, क्योंकि जो उन्होंने कही है, जो हाई कोर्ट ने बात की है, हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इस बंदे के ऊपर ये चीज़ें हैं, इसको देखा जाए इलेक्शन कमीशन को। अब आपने उसको उठा के जो है वो सेनेट में डाल दिया है और सेनेट का आपने जो है उसको मुंतखब करा के सेनेटर कर दिया है। अब अगर ये सेनेट में जाता है,
ठीक है ना, उसको इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कल इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से लताड़ा है और जिस तरह से उसको कहा कि सारी की सारी जमहूरियत को आपने जो है वो एट रिस्क कर दिया, और आपने और कल जो है वो जैसे इलेक्शन कमीशन बैठा रहा है, अब इलेक्शन कमीशन के फैसले बोलेंगे। अब इलेक्शन कमीशन क्या ख्याल है, वो फैसल वाडे को बख्श देगा? और इलेक्शन कमीशन अगर फैसल वाडे को सेनेटर से हटा देता है, राणा साहब ऑलरेडी इनके पास नंबर्स कम है वहां पे, ठीक है, चेयरमैन सेनेट के लिए, तो मुझे बताएं कि एक सीट सेनेट से भी ये इन्होंने लूज कर दी ना, तो आप देखें ना, ये बहुत सारी सूरत-ए-हाल का सामना तो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। चले मैं जरा शहराज साहब से पूछता हूँ, शहराज साहब आप कैसे देख रहे हैं कि पीडीएम ने मिलकर इमरान खान को रहा है, ये कहना है बिलावल भुट्टो का, और साथ में ड्रामाबाजी से इशूज़ को दबाने की कोशिशें हो रही हैं, और मरियम नवाज ने तो वज़ीर आज़म के खिताब को हारे हुए शख्स की तकरीर करार दिया है, तो कैसे देख रहे हैं इन बयानात को? पहली बात यह है कि राणा साहब, अहमद साहब ने ये कहा है कि माशी पॉलिसी के खिलाफ अदम एतमाद था, इसलिए हफीज शेख हार गया। मेरे ख्याल में ये बात गलत है, और सुबह सुबह ये बात कभी भी नहीं चाहिए हमें। जमीर बिके, पैसा चला है, और एक जरदारी सब पे भारी, ये है उसका नतीजा। माशी जो नहीं, ये मैं एक सवाल मैं जरूर रखूंगा जिम्मन, बाकी तो आप चलो ठीक है उनका जवाब देना चाहते हैं, और वो भी मेरे पास वक्त शायद इजाजत नहीं देगा, लेकिन आप जरूर दे लीजिएगा कि इस वक्त सुबह सुबह मुआशी हवाले से बात क्यों नहीं कर सकते? नहीं करनी चाहिए, लेकिन सफेद इस तरह का सफेद जो गुफ्तगू है, इस तरह हम भी जो है ना, साफी भी हमारे, हम एक ज्यादती करते हैं, काम ओपिनियन मेकर्स होते हैं, लेकिन हम भी पार्टी बने हुए हैं, अदालतें भी पार्टी बन जाती हैं। शहराज साहब, मुझे आपकी बातों पे एतराज नहीं, आपकी राय है, आप कुछ भी कहना चाहते हैं, उसके जिम्मेदार भी आप हैं। मैं सही, मेरे नुक्ता नजर में ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन इनकी बात, इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि जो यूसुफ रजा गिलानी, अगर जरदारी ने साबिक वज़ीर आज़म सेनेट का कैंडिडेट खड़ा किया था, तो उन्होंने बड़ा नाप तोल कर इसको कैंडिडेट बनाया था, तो हफीज शेख उस तरह का कैंडिडेट नहीं था। इस बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये कहना कि मालियाती नहीं, अगर आप इससे भी मुत्तफिक हैं शहराज साहब, अगर आप इस बात से भी मुत्तफिक हैं, तो जिम्मेदार किसे ठहराएंगे उन्हें खड़ा करने का? जिम्मेदार जाहिर है इन्हीं को ठहराऊंगा, लेकिन इस बात से तो मुत्तफिक हूं, लेकिन ये कहना कि चलें ठीक है। राणा साहब, मैं यहाँ पे सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे बताएं हफीज शेख की पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है? सर मुझे अगर ये जवाब ले, शहराज साहब को अपनी बात मुकम्मल करने दें। जी शहराज साहब, यार मेरी बात सुने, जब मैं स्काइप पे हूं ना, तो सुने, मैं अपनी अगर बात करता हूँ तो मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे बात करने दें, फिर जब मैं खत्म करूँ तो आपके पास वक्त है। ओके। मैं ये कह रहा हूं कि हफीज शेख कमजोर कैंडिडेट था। अब आ जाते हैं पीडीएम और बिलावल और मरियम को क्रेडिट लेने का। पीडीएम की सारी तारीख को अगर बूस्ट मिला है, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, हुकूमत ने जिस तरह रिएक्ट किया है उससे पीडीएम की तारीख किसी हद तक, हालांकि उनका जो बयानिया था उससे वो मुनारफ हो गए। नवाज शरीफ ने जो तकरीर की उसके वो भी कैरी नहीं कर सके। बाद में सारा क्रेडिट जो है मरियम ले रही है, नून लीग ले रही है, लेकिन असल में गेम सारी जो थी वो पीपल्स पार्टी है, वो इसको कैश कर रहे हैं। उनकी जो पॉलिसी है वो कामयाब हो रही है। बाकी नून लीग का जो बयानिया था वो कैरी नहीं हो सका, पीडीएम ने कुछ नहीं किया। हुकूमत के अंदर तो वजीर आजम के जो मशीर हैं, जो वजीर है, उन्होंने इसको मिस हैंडल किया और इसको ज्यादा प्रोजेक्शन दिया, इस वजह से उनकी तारीख में किसी हद तक जान पड़ी है। सही। मैं अहमद साहब, मैं एक छोटी सी बात, वो ये कि हफीज शेख साहब की पीटीआई की क्या स्टैंडिंग है, या उनका पीटीआई में क्या ताल्लुक है? मुझे सिर्फ हफीज शेख के बारे में आपको पता है, आमर लियाकत ने कहा था मैं इसको वोट नहीं दूंगा। हफीज शेख के बारे में पार्टी के अंदर बहुत बड़ी रिजेंटमेंट मौजूद थी, पार्टी के लोगों ने इसके ऊपर राय खुल के दी थी कि हम हफीज शेख को जो है उस तरह से सपोर्ट नहीं करना चाहते, आप बराए मेहरबानी इसको ना करें। बिल्कुल। ऐसी सूरत में लाके एक ऐसे बंदे को जो नॉन पार्टी, जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इससे इत्तेफाक कर रहे हैं शहराज साहब। लेकिन अहमद साहब, क्योंकि वक्त मेरे पास महदूद है, मुझे आगे बढ़ना है। बहुत अहम यानी एक खबर, बिलावल भुट्टो ने पंजाब को मोर्चा बनाने का इशारा दे दिया। कहते हैं पंजाब बचाना है, फैसला मशावरत से करेंगे। तो कैसे लग रहा है, अब कहीं पंजाब में कोई मूव चलेगी? देखिए, पंजाब के अंदर चौधरी फ़िलहाल तो आपको पता है कि वो इनके साथ है। कल तक की रिपोर्ट तो यही है कि चौधरियों ने फ़िलहाल गवर्नमेंट को कहा है कि हम, मुझे लगता है कि परवेज़ इलाही हो सकता है आपके नेक्स्ट वज़ीर आला, चूँकि इमरान खान वो कहते हैं ना कि हुब्बे उसमें नहीं, जो वज़ीर आला हैं उसकी मोहब्बत में नहीं, बल्कि अपोजिशन की नफ़रत में
वो इस हद तक चले जाएंगे कि वो कहेंगे कि ठीक है परवेज इलाही के मैं वज़ीर आला ले आऊँगा लेकिन तुम लोगों को मैं आने नहीं दूंगा पंजाब के अंदर। सही। और सो आपको ये ऐन लगता है मुमकिन है कि चूंकि परवेज देखो इलाही अपोजिशन भी देखें, अपोजिशन भी जो है वो भी तो यही खेलेगी ना कार्ड। नहीं, परवेज इलाही को सेनेट कहेंगे ना। इलेक्शन में पंजाब ने उस गहमा गहमी का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहा? आखिर क्यों ये सेटलमेंट हो गई? जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, तो सारा सेनेट सारे का सारा तो जो परवेज इलाही ने जो है वो आपको देखे ना, पंजाब का सेटल किसने करके दिया सही। है, रख के प्लेट में रख के उसको दे दिया खान साहब को। लगता है कि परवेज अच्छा ये इलाही केपी अगर में नहीं वज़ीर आला कर बनते सके। हैं तो वो महसूस करेगी यस चूंकि मुझे और देखें ये चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं, पसे पर्दा जो है वो मामला चल रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि परवेज इलाही साहब को जो है वो इलेक्ट कर दिया जाए, बतौर वज़ीर आला नामजद कर दिया जाए। नहीं, और तो ये उनको आपको लगता है बुरा लगेगा अपोजिशन को? अपोजिशन तो शायद उससे सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी। नहीं अपोजिशन नहीं होगी, चूंकि देखिए अल्टीमेटली जो है सीनियर वजीर तो फिर गुजार ही होगा ना, ठीक है। स्पीकरशिप भी जो है ये ले लेंगे उनसे, पीटीआई के पास चली जाएगी, और वजारतें भी पीटीआई के, गवर्नमेंट तो पीटीआई की रहेगी वहां पे, पीटीआई उनसे तय करेगी ना, फार्मूला तय करेगी ना, ठीक है वजारत आला आपको देते हैं बाकी सारा कुछ हमारा है, तो अच्छा, काम तो सारा ले पीडीएम करेगी सही, कोई ऐसी मूव चलेगी सही? ऑब्वियसली वो एतमाद उनकी भी कोशिश यही होगी कि वो भी उसको जो है परवेज इलाही को कहेंगे ठीक है जनाब आप इधर आए, इधर आएंगे तो हम आपको इस दफ़ा भी करेंगे, अगली दफ़ा भी कोई ना कोई, चूँकि अल्टीमेटली वो ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है। परवेज इलाही साहब का जो क्यू लीग है, जो मुस्लिम लीग की एक जमात है, और ये पीटीआई, ये कोई फितरती इत्तेहाद नहीं, अल्टीमेटली इनका जो फितरी इत्तेहाद जाके बनता है वो नून लीग के साथ बनता है, चूँकि ये अल्टीमेट एक ही थे ना, अंदर एक ही उसकी जो है वो थाली के जो है वो मामला थे। सो मैं समझता हूँ कि ये एक गैर फितरी इत्तेहाद में बैठे हुए हैं, और ये गैर फितरी इत्तेहाद किसी वक्त भी जो है वो ख़त्म हो सकता है, और ये ले दे की बुनियाद पे बना हुआ है। सो अगर वहाँ पे बनता है तो वो इत्तेहाद ज़्यादा हो सकता है कि देर पा हो और ज़्यादा, लेकिन मतलब मेरी राय में शायद ये मजीद थोड़ा कैरी फॉरवर्ड होगा ये इत्तेहाद, चाहे अगले इलेक्शन तक भी जाए। लेकिन मैं जरा शहराज साहब से पूछ लूँ कि वो क्या कैसे देखते हैं। शहराज साहब, बिलावल भुट्टो ने इशारा किया है पंजाब को मोर्चा बनाने का, और साथ में वो कह रहे हैं कि पंजाब बचाना है, फैसला मुशावरत से करेंगे। क्या आप कैसे देख रहे हैं? वाकई कोई गैर महफूज लग रहा है उन्हें पंजाब? मेरे ख्याल में जो आपकी बात थी ना, जो आपने कमेंट्स किया कि आपके ख्याल में इत्तेहादी कैरी करेंगे, ओवरऑल अगर नेशनल सतह पर देखें तब भी इत्तेहादियों के पास हुकूमत में होते हुए आप कुछ ना कुछ करते हैं अपने मुतालबात के लिए, आप कभी ब्लैकमेलिंग करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन काफ लीग जो है वो फितरी तौर पर नून लीग के साथ होनी चाहिए, लेकिन इनकी राइवरी शुरू से है, और हर हुकूमत में होते हैं, वो पीपल्स पार्टी में हो या कोई किंग पार्टी बने, उस एतबार से मुशर्रफ साहब के साथ भी थे। तो मेरे ख्याल में जो काफ लीग है या जितने भी इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वो इत्तेहाद सारे इंटैक्ट रहेंगे, चूंकि इस हुकूमत में होते हुए कुछ ना कुछ उनको फायदा तो हो रहा है। तो मेरे ख्याल में वो अपनी पार्टी को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं जो काफ लीग है, और परवेज इलाही को पता है, और खास तौर पर हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते हैं, जो वो एस्टेब्लिशमेंट कहती है वही करेंगे। और वो एस्टेब्लिशमेंट आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है शहराज साहब, पीडीएम जो कह रही है वाकई कुछ ऐसा करेगी पंजाब के हवाले से? देखिए, पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया है पंजाब के अंदर, तो अगर 2023 में इन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं और बिलावल साहब ने पंजाब में कुछ वोटें हासिल करनी है, चूंकि ये तो नून लीग और पीटीआई का गढ़ समझा जाता है पंजाब, पहले नून लीग थी या मुस्लिम लीग का गढ़ था, तो अगर ये वहां उसको बैटलफील्ड नहीं बनाएंगे तो सिंध से तो वो वफाक में आ नहीं सकते, इनको सीटें लेनी पड़ेंगी पंजाब के अंदर। तो ऑब्वियसली ये 2023 की तैयारी है इलेक्शन की, और इसी वजह से ये जो अबू, यानी ये कहीं ना कहीं वफाद पीपल्स पार्टी का ही है। मेरे ख्याल में नेक्स्ट जो मॉडल तैयार हो रहा है उसमें यही लग रहा है, मैं तो ये समझ रहा हूँ। सही। अहमद साहब, वजीर आजम के खिताब के और भी बहुत सारे पहलू हैं, और जिस तरह आपने इलेक्शन कमीशन की बात की थी, तो मैं ज़रा उस तरफ पे चलता हूँ। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम हो गया। बताया जाए करप्शन का इल्म होने के बावजूद अदालत में सीक्रेट बैलेट की हमायत क्यों की, इंतखाबी पर्ची पर बार कोड क्यों नहीं लगाया, और ये सवाल आते हैं वज़ीर आज़म के इलेक्शन कमीशन से। कैसे देख रहे हैं ये बातें? वाकई पहली बात तो यह है कि मुतालबा तो बनता है, वो पूछना चाहते हैं, और दूसरी बात वही जो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके असरात भी हो सकते हैं। नहीं, मुझे बताइए, पूछने के लिए कौम से खिताब करना ज़रूरी था? नहीं, उन्होंने खिताब के दौरान मैं अर्ज कर रहा हूँ राणा साहब, ये बातें जो हैं, ये बातें आप घर के कपड़े जो है वो घर के अंदर धोते हैं, आप आगे सरेआम इस तरह थोड़ी, वो खिताब आप पूरी दुनिया सुन रही है आपके खिताब को,
ठीक है, इंडिया में अगले बगले बजा रहे हैं कि देखिए मैं आपस में लड़ रहे हैं, किस तरह से जो है वो मामला हो रहे हैं। आपको ये बातें बैठ के वहाँ पे करने की ज़रूरत है कि आपका इलेक्शन कमीशन जो है उसने जमहूरियत के लिए दबा बन गया और ये कर दिया और वो कर दिया और फलां कर दिया और ढमका कर दिया। मतलब कि ये बातें वज़ीर आज़म को ज़ेब नहीं देती। मैं तो हैरान होता हूँ, पता नहीं कौन इनकी तकरीर लिखता है और कौन उनको उनके मशवरे देता है कि आप इस तरह की बातें करें और ये वाली। दूसरी बात, इन्होंने और कुछ किया नहीं किया, इलेक्शन कमीशन को अपना दुश्मन बना लिया। अब होगा ये कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको सही वाला जो है ना, इनको देखें ऑलरेडी आपको याद है पीपल्स पार्टी दौर में पीपल्स पार्टी के जब इदारों के साथ जब टसल चल रही थी तो कितना उनको वक्ता डाला हुआ था, इन्हीं इदारों ने वक्ता डाला हुआ था। सो ये क्या कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इदारों को अपने खिलाफ करते चले जा रहे हैं। ये वो सारे इदारे हैं जो इनकी सपोर्ट किया करते थे। इलेक्शन कमीशन जो है वो साहब आपको क्यों लगता है कि वो इदारों के खिलाफ कर रहे हैं? एक मुतालबा है, उन्होंने किया है। नहीं, मुझे बताएं कि वो कह रहे हैं कि सारी ये जो डेमोक्रेसी के ऊपर जो है ये जमहूरियत को शबखून मारा गया है। वो कहते हैं कि जमहूरियत जो है ना, ये जो हुआ है जमहूरियत के साथ खेल खेला गया है, इसका जो है बहुत बड़ा वो कारिंदा है इलेक्शन कमीशन। कुछ इस किस्म के इनकी बातों के जो है वो मायने निकलते हैं। और वो कल वो जो कल बैठ गए हैं सर जोड़ के, इलेक्शन कमिश्नर ने जो बुला लिया सबको और ला के जो है वो कल शाम तक हम इसी टो में रहे कि हमें पता को खबर मिल जाए, और हम जो है वो कॉलें करते रहे और फ़ोन कोई नहीं उठा रहा था उनका। तो वो बैठ के रात देर लेट आवर्स तक उन्होंने पता नहीं कौन कौन से फैसले किए हैं, और वो फैसले को अच्छे नहीं हो सकते इनके लिए। देखिए आगे इलेक्शन आ रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शंस हैं, और ज़िमनी इलेक्शंस में इनको सपोर्ट चाहिए थी। ऑल्दो एक इंडिपेंडेंट इदारा है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पे चलना है, लेकिन देखिए मुझे कुछ एक ना बात कुछ की समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे काफ़ी अरसे से आप मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि आपने पीटीआई को वोट भी दिया था और बहुत हमायती भी आप रहे हैं। लेकिन अब ये जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं, आप उनको समझाने के, यानी उनके पॉजिटिविटी के हवाले से, या इख्तलाफ रखते हुए कर? नहीं, मैं इख्तलाफ रखते हुए नहीं, मैं उनको ये समझा रहा हूँ कि आप इदारों के साथ जो है वो टसल ना लें, आप टक्कर ना लें। उसकी वजह यह है कि आप इदारों को साथ लेके चलेंगे। ये वो इदारे हैं जिसकी आप बात किया करते थे। ये एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की बात करते थे, ये बात किया करते थे। इलेक्शन कमीशन ने अगर डस्का के अंदर दोबारा इलेक्शन के कॉल कर दी तो ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए, ये उसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हो गए। इनको गुस्सा तो वो वाला है कि देखें डस्का से हम जीते हैं, और इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर जो है वो वाला गुस्सा इन्होंने निकाला है यहाँ पे, और आके इन्होंने कहा देखें ये इलेक्शन कमीशन जो है वो जमहूरियत के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। आप ऐसी बातें ना करें, आपके अपने इदारे हैं, हमारे अपने लोग हैं। शहराज साहब से जानता हूँ कि शहराज साहब इसे कैसे देखते हैं। शहराज साहब, कल खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाब कराने में नाकाम हो गया, और साथ में उन्होंने सवाल भी किए हैं जिसमें इंतखाबी पर्ची पर बारकोड क्यों नहीं लगाया, बताया जाए करप्शन का इल्म होने के बावजूद अदालत में सीक्रेट बैलेट की हमायत क्यों की, और कैसे देख रहे हैं आप इलेक्शन कमीशन को? वाज़ेह तौर पर वो सवालात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त बात है। कभी इलेक्शन पाकिस्तान में फेयर नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा अगर अमन अमन हम लोग एक दूसरे को तीर फाड़ दें, यहाँ कत्ल गारत हो जाए, खूनी इलेक्शन हो जाए, अगर फौज हमारी मदद न करे, वो हमें सिक्योरिटी मुहैया न करे। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने जैसे कि मिसाक जमहूरियत में साइन किया था कि ओपन बैलेट होगा, लेकिन उसकी मुखालफत करके इन्होंने ये साबित कर दिया कि वाकई ये चेंजिंग्स नहीं चाहते। हमारे पाकिस्तान पूरे में अदालतें हों, इलेक्शंस हों, अदारे हों, ये नजरिया जरूरत के तहत फैसले भी देते हैं। और अनफॉर्चुनेट है ये कि इंडिपेंडेंटली हम अपनी आज़ादी से अपने नुमाइंदे मुंतखब नहीं कर सकते हैं। इलेक्शंस रिफॉर्म होने चाहिए। बैरूनी मुल्क में हमारे बरतानिया में जो मॉडल है जमहूरियत का, पार्लिमानी निज़ाम का, सेम मॉडल वो पाकिस्तान में है, लेकिन वहाँ पर लोकल अदारे भी काम कर रहे हैं, जमहूरियत भी फंक्शन कर रही है, टाइम पर इलेक्शन होते हैं, कोई रिगिंग नहीं होती, कोई मामलात नहीं होते। और वो हमारे यहाँ बार बार तजर्बात होते हैं, लेकिन हर इलेक्शन के बाद जीतने वाला अपनी फतह का जश्न मना रहा होता है, और हारने वाला जो अल्जामात लगा रहा होता है। सूरत हाल ये सारा सिस्टम इन्होंने ठीक करना है। और तनकीद करना, ऑब्वियसली एक आदमी जिसको वो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसके नीचे अगर अदारा काम नहीं कर रहा है, वो ब्यूरोक्रेसी पर भी तनकीद करते रहे, तो उनको करना चाहिए। आवाम को बताना चाहिए कि हमारे अदारे किस तरह काम कर रहे हैं। अगर पीडीएम वाले इलेक्शन कमीशन के बाहर आकर एहतजाज कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, तो वजीर आजम भी इसी सिस्टम का हिस्सा है और उसको कहना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। चलें, ठीक है। और एक और मैं साथ ही आपसे सवाल करूंगा शहराज साहब, वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है मुल्क लूटने वालों को नहीं छोड़ूंगा, चोरों का मुकाबला आखिरी सांस तक करूंगा, इक़्तिदार की कोई परवाह नहीं, करप्ट अनासर के खिलाफ कौम को बाहर निकालूंगा। तो इस हिस्से को उनके खिताब के कैसे देख रहे हैं? हालांकि अच्छा खासा दौरानिया गुजर चुका। मेरे ख्याल में
विल तो है और डिटर्मिनेशन भी है और जिद्दोजहद भी 25 साल यही रही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। जब उन्होंने पार्टी मतलब ये फॉर्म की थी, तो हर जी शऊर इंसान को जो अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन रखता है उसको गलत को गलत और सच को सच कहना चाहिए। और अगर कोई अपने घर से खाता कमाता हक हलाल खाता है कमाता है तो उसको वाकई इस पर सपोर्ट करनी चाहिए। मैं लंदन में होता हूँ और हमारे पूरे यूरोप में दुनिया में घूमता हूँ, हमारे मुल्क को मैं कंपेयर करता रहता हूँ, वहाँ सड़कें इस तरह की है यहाँ क्यों नहीं है, वहाँ अदारे इस तरह के हैं हमारे यहाँ क्यों नहीं है। हमारे उन मुल्कों में एजुकेशन पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, जो डिसेबल बच्चे होते हैं उन पर सबसे ज्यादा, या बूढ़े लोगों को जो है वो उनके ऊपर तवज्जो दी जाती है। हमारे मुल्कों में बूढ़े बेचारे देखने की हालत में है, डिसेबल को हम सही। जो है वो बेकारी बनाते हैं, सड़कों पे होते हैं। एक ये सुहा का पुल है, एक एंड से दूसरे एंड पर कल मैंने गाड़ी चला रहा था तो एक एंड से दूसरे एंड पर मैंने 70 बैगर जो है वो देखे हैं, बेकारी देखे हैं। उसमें औरतें भी थी और बच्चे उठा के घूम रहे थे। ये है हमारा मुल्क और हमें जो अपना खाते कमाते हैं, हमने मरना भी है दुनिया, और ये दुनिया अर्जी है और हम जो है सच को सच और गलत को गलत नहीं कह सकते और अपने मफाद के लिए हमेशा जो है टीवी चैनलों पर चलें, बात करके सही है, सही है, बैठ कर आपकी जो राय है आएगी। मैं जरा इसी वो- हवाले से वो- अहमद साहब से भी पूछूंगा। गलत अहमद साहब, साथ दे। जी मुल्क लूटने वाले को नहीं जी छोड़ूंगा, चोरों का मुकाबला आखिरी सांस तक करूंगा, ये कह रहे हैं वजीर आजम। साथ में कहते हैं इक़्तिदार की परवाह नहीं है, करप्ट अनासर के खिलाफ कौम को बाहर निकालूंगा। कैसे देख रहे हैं ये इस वही चीज़ से? धमकी है ना जो इन्होंने दी है, और उन्होंने कहा जी कि मैं किसी भी कीमत पे अपोजिशन में बैठूं या हुकूमत में रहूं, तुम लोगों को मैंने जीने नहीं देना। सो उनको ये पता है। देखें, बात ये है कि इमरान खान अपोजिशन बहुत अच्छी करता है। यही वजह है कि ये गवर्नमेंट पे बैठ के भी अपनी अपोजिशन कर रहा होता है ना अपने आप को मुतालबे दे नहीं, रहा मैं होता तो यही जानना चाहता हूँ, अच्छा, खान अपोजिशन में भी अगर वो जिस तरह कह रहे हैं कि इक़्तिदार की कोई परवाह नहीं, करप्ट अनासर के खिलाफ कौम को बाहर निकालूंगा, लाजम बात है अपोजिशन में बैठ के वो करेंगे। तो Obviously. अपोजिशन में कोई शख्स अगर बैठता है या बेहतरी चाहता है तो हुकूमत के लिए चाहता है, तो हुकूमत के भी अभी तो उनके 2.5 साल चले गए हो चुके राना और साहब, अभी तक क्यों नहीं हुआ? आखिर उन्होंने तो आगाज में भी देखें ना, यही असल बात तो यही है ना कि इन्होंने अपने आप को अभी तक कंटेनर पे ही रखा हुआ है। इनकी मतलब आप देखें ना, इनकी अक्सर बातें अपने आप से मुतालबे कर रहे होते हैं। आप इनकी तकरीरें उठा के देखें, उनमें से 3-4 तो मुतालबे होते हैं कि जी हम ये कर देंगे, ये करने, हमें ये करना चाहिए, ये कर दें। अच्छा, पता नहीं किन से मुतालबे कर रहे होते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं, कुछ कोई मैसेज चल रहा होता है। सही। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि खान साहब, देखें, हम जब खान साहब के साथ थे, या हमने जिस खान को हमने वोट दिया था, या जिस खान के पीछे हम लड़े थे और हम जाके जो है वो धरने में खड़े हुए थे, वो खान और आज के खान में बड़ा फ़र्क है। उस वक्त जो खान था वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। उस वक्त का खान जो है वो लड़ पड़ता था। उस वक्त का खान जो है वो इस चीज़ को नहीं देखता था कि उसको पावर कॉरिडोर के साथ कोई इतनी मोहब्बत नहीं थी, उसको वज़ीर आज़म हाउस से कोई प्यार नहीं था। उस वक्त वो कहा करते थे कि जी हम वज़ीर आज़म को हाउस को जो है वो यूनिवर्सिटी बना देंगे। नहीं, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूं तो जिस खान का आपने साथ दिया था, जिस वक्त साथ दिया था, उस वक्त आप उसी हक में हैं नहीं, और देखिए, आप हम अभी भी कायम हैं कि हमने आज भी अगर खान हालिया सूरत हाल ने शायद आपको तब्दील राना साहब, अगर आज भी खान वापस वो वाला खान बन जाए तो फिर पाकिस्तान बाहर निकल आएगा, उसके साथ खड़ा हो जाएगा। सही। लोग जो है वो आज भी वो वाला खान तरसते हैं जिस खान को लोगों ने वोट दिया था। खान कॉम्प्रोमाइजिंग हो गया है, इसलिए कि खान ने जो है वो मुसालियत कर ली है। खान जो है वो उसने वो सिस्टम के साथ था, उस निज़ाम को, जिस निज़ाम को तब्दील करने के लिए वो आया था, वो उस निज़ाम का हिस्सा बन गया। यहाँ पे जरा शराज साहब की एक राय ले लूं। शराज साहब खुद क्योंकि खान साहब के बहुत कायल हैं, और शराज साहब क्योंकि अहमद साहब यहीं पे रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, हालिया सूरत हाल को बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन इन्होंने रखी हुई है, तो आप कैसे देख रहे हैं खान साहब की शख्सियत को? जैसे आप चले थे वैसे ही अभी भी लग रही है? मैं साल में 3 दफा पाकिस्तान आता हूँ और पाकिस्तान की पल पल की खबरें हम सुनते हैं, मॉनिटर करते हैं, बाहर बैठ के जरा ज्यादा करते हैं, अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं। मेरी खान की सपोर्ट एब्सोल्युटली अपने मुल्क के लिए है, उससे वफादारी के तकाजे हैं कि मैंने उसको सपोर्ट करता हूँ, चूंकि मैं उनको बाकी जो हमारे पास जो लॉट इस वक्त मौजूद है उससे बेहतर इंसान समझता था कि ये डिलीवर करेगा, और आप भी मेरा यकीन है कि वो उसी पर कायम है। अलबत्ता एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ इत्तेहादी है, असेंबली के अंदर उसकी अक्सरियत है नहीं, तो वो चले जो फिर भी उम्मीद तो की जा सकती है, बेहतर की उम्मीद की जा सकती है। कंप्रोमाइज करता है तो उसको हुकूमत भी करनी है, तो इंटैक्ट रखना पड़ता है, चीजें करनी पड़ती हैं। जब मुल्क का सरबराह होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, तो उसको बहुत सारी चीजें लेकर चलनी पड़ती हैं, लेकिन बेसिकली उसकी इंटेंशन वही है जो पहले थी। सही। राना साहब, 5 दफा पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं।
महीने में, बल्कि ठीक 6 है, बार 6 बार महीने में क्या, 31 दिन में 3 बार 31 बढ़ी, दिन में, ठीक है ना, 2 बार 5 बार बढ़ी। 6 दफा पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, राणा बिल साहब, आते हैं तो यकीन एक मिनट करें अहमद हमारी साहब, जान जी निकली शहनाज साहब होती क्या है। कहना चाहेंगे? 1 मिनट। बरतानिया की इकानमी 50% बैठ गई है कोरोना के इस 1 साल के दौरान। दुनिया की तमाम तर मैशत जो है उसको डैमेज हुआ है कोरोना के इस दौरान। आप हमारे जो गोश्त की कीमत 8 रुपए किलो था, वो 16 रुपए हमें बरतानिया में मिल रहा है। टमाटर हमें राणा 2 साहब, रुपए कपास मिलते आपको थे, पता है पाकिस्तान में पहली दफा हमें कपास 8 आपको करोड़ के अभी इस मिल दफा रहे हैं। मंगवानी पड़ रही है तो बाहर आप से। शहनाज साहब, हमारे हालात जो शहनाज हैं, साहब, अहमद साहब की सुन लें, उसके बाद मुझे आखिरी सवाल की जाने जाना होगा, बड़ा महदूद वक्त है। मैं जो शहनाज साहब, इकॉनमी रन नहीं हो रही, 1 साल से कोरोना है, लॉकडाउन है, मैशत आपकी चल रही है कैसे, उसी का असर तो होना है। ये पेट्रोल क्या पाकिस्तान में पैदा होता है? राणा साहब मुझे ये पाकिस्तान में बताइए, पैदा होता हम एग्रीकल्चर सोसाइटी हैं, एक ज़रई समाज है, इस ज़रई समाज के अंदर गन्ने की कीमत आप देख लें, किसान जो है वो रो रहा है। अहमद साहब, शहनाज साहब, ये सिलसिला तवारत इख्तियार कर जाएगा, मेरे पास यहाँ वक्त इतना नहीं पे है। मुझे बताइए कि गंदम का, राणा साहब सर मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, गंदम और आटे का जो बहरान है वो क्या बरतानिया लेके आया है? ठीक है, और वो मुझे बताएं कि 2.5 साल के अंदर इन्होंने कौन से तीर मार दिए इन्होंने? सही, अहमद साहब, मैं एक अहम सवाल की बाहर जानिब सेनेट के हवाले से, यूके में बैठ के सेनेट यूके के के साथ हवाले से कंपैरिजन एक करना अहम राणा साहब खबर, मुमकिन ही नहीं है। एक अहम खबर पर डिस्कस करना चाहता हूँ मेरा सेनेट के हवाले से। है। शहनाज साहब, मैं आता हूँ आपकी जानिब। मैं- सादिक संजरानी मैं- चेयरमैन मैं- सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवार नामजद। देखिए सादिक संजानी साहब, मैं यहाँ रहता आप हूँ। देखें कि सादिक साहब को कब इलेक्ट किया गया था और किसने इलेक्ट किया था चेयरमैन? पीपल्स पार्टी ने। अच्छा, इसको हटाएगी भी पीपल्स पार्टी और वही हटा सकती है। सही, यानी आपको ये लगता है- जरदारी, हाँ देखें, बट सादिक संजानी ने बड़ा अच्छा वो किया, कल गुडविल जेस्चर दिया, उसने गिलानी साहब से भी मुलाकात की। आल्दो के गिलानी को कहा जा रहा है कि जो है वो मुतहदा अपोजिशन जो है उसको अपना कैंडिडेट पॉसिबल है कि उसको शायद जो है वो नामजद कर दे। सो अगर वो नामजद होता है, पूरी अपोजिशन उसके साथ, अभी तक ये सिर्फ स्टैंड जो है वो हमने पीपल्स पार्टी से सुना है कि वो आए इसी शर्त पे हैं कि वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन एग्जैक्टली, लड़ेंगे। लेकिन अभी तक जो है वो नून लीग ने ये बात नहीं की। फिलहाल पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब की जुबान से हमने ये बातें सुनी हैं, अभी तक उन्होंने यही बात कर रहे हैं कि मैं मौलाना साहब से पहला जुमला ये बताता है कि मरियम वो से भी जीत बात जाएंगे, करूंगा, जिस तरह मुझे आप लग कह रहा रहे है। हैं। चलें, शहराज साहब से पूछ लेते हैं। शहराज साहब, सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवार नामजद, कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल में ये बूटा जो है वो आसिफ अली जरदारी ने लगाया था। अब मुझे नहीं पता क्या फर्क पड़ता है यार, अगर सरजरानी आ गया या यही जुमला अहमद साहब ने बोला है, लेकिन आपको भी ऐसा ही लगता है कुछ? अच्छा, मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे नहीं लगता कि सजरानी आ जाए या गिलानी आ जाए इस मुल्क के हालात बदले या हम लोगों के कुछ हालात बदलेंगे। ये एक सियासी शोबदाबाजियां, एक आ गया या दूसरा आ गया। गिलानी साहब वही है, हमारी कौम है, कभी किसी को हीरो बना देती है, कभी इसको जीरो बना देती है। ये वही है जिन्होंने कल तुर्क के सदर का इनकी बीवी ने। शहराज साहब, एक सवाल, जिमनन सवाल है कि क्यों तब्दीली नहीं आ रही, क्यों मायूसी लग रही है आपको? वजह क्या नजर आती है? इस वजह से लग रही है कि जो नॉन फैक्ट है वो ये है कि जब कौम अपने हालात बदलना नहीं चाहती, लोग सही को सही नहीं कहना चाहते, गलत को गलत नहीं कह सकते, छोड़ नहीं सकते, हलाल खाना नहीं चाहते, जिंदगी क्लीन बसर नहीं करना चाहते, आपको साज की आवाज उठाना नहीं चाहते, आपको साज का साथ नहीं देना चाहते, तो ऑब्वियसली ये तब्दीली बहुत मुश्किल आएगी। मुझे तो नहीं लगता कि कम अज कम इस मुल्क के अंदर कोई क्लीन आदमी, कोई नाइस लीडर जो है वो इस मुल्क के अंदर हुकूमत कर सकेगा। इमरान का अगर वो वजीर आजम न रहा तो इसमें उसका नुकसान कम और इस कौम का ज्यादा नुकसान है। सही। अहमद साहब, आखिरी क्वेश्चन है, मैं कोरोना के हवाले से पूछना चाहता हूँ। PSLV जो है उसको भी ख़त्म करना पड़ गया, मुलतवी करना पड़ गया पूरे मेले को, तो शायद इन अफसरदा है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसकी वजह यह है कि इसको हुकूमत उस तरह संजीदगी से अब नहीं ले रही। वो अपने मसले मसाइल में उलझी हुई है, उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की ज़्यादा फिक्र है। लोग मर रहे हैं, मरते रहे, कल 63 लोग मर गए हैं, ठीक है, आज भी पता नहीं कितने लोग जो है वो मर जाएंगे। उनकी कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। मुझे बताइए कितने लोगों को अभी तक वैक्सीन लेके आ सके? इस मुल्क में आज तक वैक्सीन नहीं डिसाइड हो सकी कि आप लाके जो है वो लोगों को वैक्सीन लगा दें। यार खुदा का नाम है, इन्होंने तय ही नहीं किया था, इन्होंने लोगों से बात ही नहीं की, ठीक है। स्वयं इनको खिलाड़ी बाहर से आए, टीमें, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि कहाँ वो सारे कुछ भी नहीं, ठीक है। ICC ने इसके ऊपर सवाल उठा दिए कि आपने जो है वो किस तरह आपने वो बबल ही क्रिएट नहीं कर सके, जो कि जो सिक्योरिटी का एक बबल होता है वो किन्होंने क्रिएट करना था? इन्होंने क्रिएट करना था ना। ये PCB के अंदर आपने किस
किस्म के लोगों को बिठाया हुआ लाके जो है ये क्या भाई आपने आज तक किया क्या है? मैं वही कह रहा हूँ ना कि इन्होंने राणा साहब एक दास्तान है नाकामियों की इनकी, वो जब शुरू करते हैं तो यकीन करें बंदे का दिल दुखता है। शहराज साहब आप क्या कहेंगे, ये पीएसएल की वजह से मेला जो है पीएसएल कोरोना की वजह से पीएसएल का मेला जो है वो भी मुलतवी हो गया? 240 मिलियन की आबादी है पाकिस्तान की, कितने लोग मास्क पहनते हैं और कितने डेथ हुई है यहाँ पर। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसकी इंटेंसिटी उस तरह नहीं आई है कोरोना की जिस तरह बाहर के मुल्कों में आई है। 60 मिलियन की आबादी बरतानिया की है, 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। हुकूमत ने तमाम तरह इक़दाम किए लेकिन लोगों की जानें नहीं बचा सके और स्टिल मर लेकिन रहे हैं। शहराज साहब PSL शिद्दत ना होने के बावजूद क्रिकेट का मेला ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, अगर इक़दाम नहीं किए गए तो ये ज्यादा मायूसी ना पकड़ जाए। लेकिन कौम को खुद करनी है, कौम को खुद अपनी हिफाजत करनी है। हुकूमत क्या करे? यहाँ पर मैं गया बैंक के अंदर तो एक आदमी ने कहा भाईजान मुझे मास्क दे दो अपना, मुझे बैंक में जाना है। तो आप अंदाजा कर लें, ये मस्जिद मेरे पास है, वहां पर सोशल डिस्टेंस के लिए जगह भी बनी हुई है, कहते हैं अपने जानमाज ले सही। आओ। शहराज साहब सोशल आपकी शिरकत वक्त और तजिए का बहुत शुक्रिया। है। बस के किलत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। अहमद साहब आपकी आमद का शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।